जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान। रात गई रे साथी, ये कांति मोहन सोच के शब्द हैं। जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान। रात गई रे साथी, चलो साथियों चलो, अपनी मंजिल बहुत कड़ी है। उधर बिने ताजा फूलों की माला लिए खड़ी है। चलो साथियों, तुम्हें जगाना पूरा हिंदुस्तान है। रात गई रे साथी। और मैथिली शरण गुप्त सर ने जो लिखा था, हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाए बीज ऋण से हैं रखे रंगे रखे जहां। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा, अंत में अध पेट खाकर फिर उन्हें कांपना है हेमंत में। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मन से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज से नवचेतना जीवंत है, यानी लाइव है यूट्यूब पर। और आज के कार्यक्रम किसानों की बात में इस बार हमारा विषय है, सड़क पर किसान है। सड़क पर किसान कब निकलेगा समाधान। और इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, संसदीय मामलों के संपादक और खेती किसानी पर लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद शिवाली। प्रणाम शिवाली, नमस्कार। प्रणाम सर जी। श्री अरुण खरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व संपादक हरि भूमि दिल्ली के ब्यूरो प्रमुख भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार शेफाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक वालियान पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार जी। श्री विनय गोयल नेक्सॉन न्यूज पोर्टल के अध्यक्ष, जनसत्ता के पूर्व पत्रकार हैं, वरिष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, आभारी हूँ आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मौका दिया। प्रणाम सर, प्रणाम सर। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की। किसान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, समाधान कब होगा, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। मैं समझना चाहूंगी अरविंद सर, मेरा सवाल आपसे यह है, समाधान कैसे निकलेगा, सरकार क्या करे और किसान नेता या संगठन को क्या फैसला करना चाहिए। देखिए शेफाली, बिल्कुल शेफाली, सबसे पहले तो जो बालियान जी जो कि खुद किसान आंदोलन की उपज हैं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उस आंदोलन से ये भी निकले, इन्होंने बहुत सारे पहलुओं को देखा है। और हमारे बड़े भाई अरुण खरे जी और विनय जी, आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मामले का समाधान निकालने में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो है बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी समाधान जो है वो संवाद से निकलता है जो है। और यहाँ भी जो है, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 महीना हो गया पूरे आंदोलन का। और भारत के पूरे आंदोलनों के इतिहास में मैं ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान आंदोलनों के इतिहास में ऐसे बिरले मौके आए हैं जबकि इतना लंबा आंदोलन कम से कम दिल्ली में चला हो। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसमें लगातार इनका काफिला बढ़ता चला जा रहा है। तो जरूरी ये है कि इस मामले में सरकार संवाद के लिए आगे आए और बात को पहले सुने सरकार, और दूसरी तरफ किसान संगठन भी जो है वो पहले सरकार के भी पहलुओं को देखें समझें और दोनों पक्ष, क्योंकि क्या है कि समाधान तो तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष राजी होंगे कुछ चीजों के लिए। तो अब किसानों ने देखिए, और दूसरी चीज ये है कि जब चौधरी टिकैत साहब बैठे थे यहाँ तो उस समय किसानों की 35 मांगे थी जो है। अब उनकी जो 3 मांग है कि कानूनों को रद्द किया जाए और चौथी एक मांग है कि एमएसपी पर जो है
वो गारंटी दी जाए। तो उस मामले में बालियान साहब ने, जो कि प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को काफी कुछ लिखा है, और वो एक बहुत ही बढ़िया मतलब उनका सुझाव है, रहा है। मैं भी उस पर काम कर रहा हूं, मैं भी लिखूंगा उस पर, क्योंकि उनका जो सुझाव है उसमें यह है कि सरकार का कोई धन नहीं लगना है उसमें, और वो जी मौजूदा कानूनों के भीतर ही कार्यकारी आदेश से इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है कि हर फसल का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य तय हो जाए, ताकि उपभोक्ता को भी पता रहेगा कि कितना न्यूनतम बिक्री मूल्य है, और जो मिडिल मैन जो लगातार शोषण करते हैं, किसान का भी और उपभोक्ता का भी, उससे एक छुटकारा मिलेगा। इस पूरे देश के हर नागरिक को उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर उसको मान लिया जाए तो किसान की, मुझे लगता है कि आज के दौर में शेफाली, आधी समस्या जी हल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि संवाद के मामले में जो जिस तरह आगे बढ़ना था नहीं बढ़ा गया, और उसमें नया कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कभी खालिस्तानी कहा गया उनको, किसानों को, कभी कुछ और कहा गया, बहुत सारे पहलू उसके साथ जुड़े, जिसके नाते जो है वो एक दरार पैदा हुई है। उस दरार को पाटने का काम अब मुझे नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल के किसी व्यक्ति के बस की बात है इसमें, मुझे लगता है। जी शेफाली। जी सर, बहुत सही आपने समाधान का एक तरीका बताया, विषय बताया। वालियन सर सभी हम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अरुण सर, जी 7वें राउंड की बातचीत खत्म हो गई, क्या गतिरोध भी इससे खत्म होगा? किसानों की 4 शर्तें क्या मानेगी सरकार? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि अध्यादेश आने के बाद से और कानून बनने तक जी देश के विपक्षी दलों ने इस पर बहुत हो हंगामा नहीं किया, जी सर। और इसके बाद जब ये आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ा और आज पूरे देश में छाया हुआ है, तो लगातार 5 दौर की वार्ता का कोई हल नहीं निकला। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की इस मामले में बहुत ज्यादा इच्छा है कि किसानों से किसी समझौता वार्ता के नतीजे पर पहुंचा जाए। उसकी कोशिश इसी बात की होगी कि जो उसके कानून है उस पर किसानों को सहमत किया जाए। अब आंदोलन आज 31वां दिन इसका पूरा हो चुका है, जी लेकिन यह आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा इसकी कोई अभी समय सीमा तय नहीं। लेकिन ये न देश के लिए बेहतर है, न सरकारों के लिए बेहतर है। इस स्थिति में तो ये जरूरी है कि सरकार संवाद के लिए अपनी ओर से कुछ और कदम बढ़ाए, और किसान भी अपनी ओर से कुछ बढ़ाए, और कहीं बीच का रास्ता तय किया जाए। जैसा अभी अरविंद भाई ने कहा कि चीजों को, जो वो नए कानूनों की उसमें कोई जरूरत नहीं, पुराने कानून ही इतने पर्याप्त हैं कि उसके बीच से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये कानून क्यों? अब आज की तारीख में, मैं अभी पिछले हफ्ते गांव की तरफ गया था, मैंने बहुत जी किसानों से बात की, खासतौर पर उन किसानों से जिनके पास 1 एकड़ से 2-2.5 एकड़ तक जमीन है। उन किसानों को पता ही नहीं है कि किसान कानून एक्चुअली है क्या। लेकिन वो एक बात पर सहमत है, वो इस बात पर सहमत है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। बहुत सारे, मैं सेंटर पर भी गया, मैंने देखा लोग बैलगाड़ियों में भर करके अनाज लेके जाते हैं, धान लेके गए, और 1668 रुपए की जगह उनको जो है वो एक तो खरीदते नहीं है, कहते हैं ठीक नहीं है धान आपका, अच्छा नहीं है। तो बाहर जो जी बिचौलिए हैं वो 1100-1200 रुपए में खरीद रहे हैं। आज की तारीख की बात है, ऐसा हो रहा है। जी तो सर। किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनकी समझ में केवल एक बात है कि हमको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिले, और इसी मुद्दे पर वो किसान यूनियनों, किसान संगठनों के साथ पूरी तरह एकजुट होकर खड़े। अब सवाल यह है कि उनको तो ये चीजें नहीं पता, ना उनको कारपोरेट खेती के बारे में पता है, ना उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो पता है। तो ऐसी स्थिति में ये किसान जो चीज चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि किसान संगठनों से मिल करके उसी में कोई एक बीच का रास्ता निकाले, और छोटे किसानों को इसका इसका लाभ भी मिल सके। जी सर,
बढ़िया सर। नीचे आ अशोक लेते जी, हैं, यहाँ पर अशोक लिखा वालियन हुआ है सर, सेल्स ऑफिस के अशोक पास। वालियन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी। तो नहीं, जैसे हमने एंट्रेंस से लेफ्ट आवाज जी आ रही है, आवाज आ आवाज रही है। हाँ, जी आवाज जी पहुंच रही है। जी कृषि जी मंत्री का किसानों को आश्वासन देने पर एमएसपी बच्चे पर खेल भी रहे हैं। लिखित आश्वासन दिया गया है, तो क्या कितना आप समझते हैं कि प्रभाव चलो, पड़ेगा? तो और इस समस्या का जो गतिरोध बना हुआ है, सरकार और एंट्रेंस है, आंदोलन एंट्रेंस जो है। कर रहे हैं किसान, इनके बीच में कितना गतिरोध कम हो पाएगा और समस्या का समाधान निकलेगा सर? देखिए शेफाली जी, अभी जैसे मेरे से पूर्व सम्मानित वक्ता की मैंने बात सुनी, ये बात 3 कृषि कानून जो सुधार के लिए आए हैं उनसे पहले भी किसान की प्रॉब्लम थी कि उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती थी। और ये बात आज भी है कि सितंबर में कानून बन गए थे, इसके बाद भी जो भी फसल आई है, वो मक्का आई हो या धान आई हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। तो ये एक समस्या है। इसमें पहली बार ये हुआ कि कृषि सुधार कानून और न्यूनतम बिक्री मूल्य या एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, उन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं शुरू से कह जी रहा हूं कि 3 कृषि कानून अलग चीज हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलें न बिकना हमारी बहुत लंबे समय से मांग है कि इस पर सरकार कोई न कोई एक रास्ता निकाले। मैं समझता हूं कि यदि सरकार इस पर कोई एक रास्ता निकाल ले तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या जो किसान संगठनों के साथ किसान आए हैं वो खत्म हो सकती है। सरकार के पास पहले से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पावर है कि वो किसी भी वस्तु या कृषि उपज को उसमें शामिल कर उसका न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय कर सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में शेफाली जी चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया था। अर्थात चीनी का कोई भी सौदा शुगर मिल से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति खरीदे, उससे नीचे नहीं होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। और ये किसानों की, मैं टिकैत साहब के मूवमेंट को भी देखा बहुत करीब से, मैंने उन पर एक किताब भी लिखी, उनके बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी लिए। वो भी इसी बात से दुखी थे कि देश में किसानों की फसल, हालांकि अभी एक पूर्व वक्ता ने जो बात कही कि छोटे किसान की फसल बिल्कुल नहीं बिकती, ये बात सच है। अभी शेफाली जी, मैंने तराई के में कुछ किसानों से बातचीत की थी, तो होता क्या है कि उन्होंने बताया कि हमारे धान क्रय केंद्र लगने में समय था, हमारे पास इतना रुकने का और पैसे की जल्दी थी, तो हमने वो आड़तियों को बेच दी। आड़तियों ने उनकी खतौनी लेकर और उनके मोबाइल पर जो ओटीपी आता है वो लेकर सरकार को 15 दिन बाद जब उनके क्रय केंद्र चालू हुए, सरकार को सरकारी मूल्य पर बेच दी। अर्थात सरकार को तो उतना ही पे करना पड़ा, लेकिन किसान को तो नहीं मिला। किसान को तो 800 रुपए से 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए मिले। तो ये जो विपणन में खामियां हैं, केंद्र सरकार को इनको भी दूर करना पड़ेगा। कुछ कानून हैं, कुछ प्रावधान करने हैं और उन खामियों को दूर करना है। जैसे मैं बिहार का देखता हूँ, आज बिहार मक्का का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन बिहार सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी नहीं लिखी कि भाई मार्केट इंटरफेयर स्कीम के तहत हम मक्का खरीदेंगे। और वो पहली बार ऐसा हुआ बिहार में। पिछले साल तो जो है वो महंगी थी, इस बार मार्केट गिर गया तो सारी मक्का उसकी बहुत कम दाम पर चली गई। तो ये जो सरकार के रहमो करम पे या नौकरशाही के रहमो करम पर न करके केंद्र सरकार को विपणन में सुधार की प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने लाना चाहिए। मैं समझता हूं अगर ये चीजें आ गई तो निश्चित तौर पे किसानों की एक बहुत बड़ी मांग मानी जाएगी और ये आंदोलन भी स्वतः ही समाप्त हो सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार को इस तरह के जो आपने सुझाव दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से कुछ बीच का रास्ता समाधान जो है निकल सकेगा। विनय गोयल सर, पीएम प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अरुणाचल प्रदेश के किसान से बातचीत की थी, पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उनकी जमीन चली गई क्या? तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो अभी किसान बैठे हैं सिंघू, हाँ, तो आपके क्या विचार हैं? इसको
वो किसान शेफाली जी मुझे बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अरुणाचल में बात कर सकते हैं, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में जाके बात कर सकते हैं, वर्चुअल बात कर सकते हैं, और भोपाल में बात कर सकते हैं, यूपी में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल्ली में 40 किलोमीटर आवाज से दूर किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से बैठे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने में उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे किसानों को लगता है कि उनकी समस्याओं को केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। उनको चाहिए था कि अपने दिल्ली में ही कुछ किसानों से वर्चुअल ही बात कर लेते, किसान नेताओं से थोड़ा सा उनके घावों पर महरम लगता। मेरा यहाँ तक सोचना है कि कारपोरेट की जो खेती के बारे में केंद्र सरकार सोच रही है, उसके बारे में तो पहले सलाह मशवरा बहुत जरूरी है ना। ये कारपोरेट के बड़े किसानों की बात है, जो मझिला किसान है, छोटा बहुत कम भूमि वाला किसान है, उनके बारे में तो उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है कि कारपोरेट में कैसे किसानी होती है। उनकी समस्याओं का भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। उनके दिमाग में ये भ्रम फैल रहा है कि कारपोरेट खेती करते समय जो भी बड़ा बिजनेसमैन उनकी फसलों को खरीदेगा, उससे मोनोपोली हो जाएगी। वो 10 की चीजें 50 में बेचेगा, किसान को क्या मिलेगा? किसान को तो वही मिलेगा ना। तो मेरा जहाँ तक सोच है कि किसानों से इस बिल को लाने से पहले बहुत कुछ विचार विमर्श किसानों से करना चाहिए था, लेकिन अब किसान बिल बन गए हैं, उसके बावजूद भी किसानों से कोई उनकी समस्याओं पर तवज्जो नहीं दे रहा है। केंद्रीय मंत्री कभी कोई केंद्रीय मंत्री उनको आतंकवादी बोलता है, खालिस्तानी बोलता है, माओवादी बोलता है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा तो जहाँ तक ये सोचना है कि ये सरकार लंबे से लंबा आंदोलन चलाना चाह रही है ताकि किसान टूट जाए और उनकी टूट पड़ जाए और आंदोलन आपस में वापस हो जाए। ये मुझे लगता है कि सरकार को इस दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। ये किसान भी उनकी देश की प्रजा है, एक तरीके से वो प्रधानमंत्री हैं, सारे लोग उनके लिए बराबर होने चाहिए। कारपोरेट का ध्यान रखते हैं तो कम से कम किसानों का भी ध्यान रखें। मेरी उनसे यही इल्तिजा है कि अगर उन किसानों का जिनका पास कम जमीन है, कम फसल है, कम आय है, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। मेरी यही राय है। जी, ये तो आपने सही कहा कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जो वो इतनी दूर बात कर रहे हैं तो उनको भी बात करने की आवश्यकता है। चलिए, मैं ये समझना चाहूंगी अरविंद जी, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेती नहीं। आज इसका उलट हम देख रहे हैं, मिट्टी के पुत्र कहे जाने वाले किसान सड़कों पर है, लेकिन कोई सरकार कुछ सुन नहीं रही है। और बिहार में जो है, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये रहा, मैं समझना चाहूंगी कि बिहार में विपक्ष के अपील के बावजूद आंदोलन नहीं किया है किसानों ने, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? बिहार क्या, ये इस देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्यतया यही स्थिति है जो आज है। किसान असंगठित रहा है। ये तो अगर आप देखेंगे तो आज के करीब 100 साल पहले, जो कि प्रतापगढ़ में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद इस देश के कई अंचलों में आंदोलन शुरू हुए, लेकिन गांधी जी चंपारण में गए तो एक छोटा सा पॉकेट है अगर आप उठा के देखेंगे, और वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा भी बहुत कुछ था वहाँ, उसमें नील की खेती की अगर आप बात करेंगे तो शेफाली, अगर आप एक व्यापक दृष्टि में देखेंगे तो बिहार ही नहीं, तमाम राज्यों के किसान जो है उदासीन रहे हैं और उनके पास ना तो कोई आंदोलन है ना संगठन है। ये तो चौधरी टिकैत का बड़ा भारी आभार जो है किसान मानते हैं। हमने उस आंदोलन को देखा, बालियान जी बहुत नजदीक से रहे हैं। उस आंदोलन में भी आशा निराशा के बहुत सारे क्षण आए। उस आंदोलन से भी जो उम्मीदें थी वो कोई बहुत पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान खड़ा होना सीख गया जो है। और आज मुजफ्फरनगर जैसे जिले में बालियान जी जहाँ हैं, वहाँ किसान चेतना इतनी विकसित है
कि कोई भी किसान जिलाधिकारी के दफ्तर में उस तरह जाके नहीं खड़ा हो सकता जैसे हमारे बस्ती जिले, गोरखपुर जिले में तो जिलाधिकारी ये समझते हैं कि वो अंग्रेजी राज के जिलाधिकारी से भी कम नहीं है। लेकिन इन इलाकों में अफसर आना नहीं चाहते थे। एक दौर ऐसा था कि उनको लगता था किसान जागरण का ये अध्याय लिखा गया है तो जागृत किसान जहां है और किसानों को नई संचार और टेक्नोलॉजी जो आई है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जी सारी सर। चीजों से तस्वीर बदल गई है। बिहार में भी बदल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल रही है। और बिहार में भी जब 2006 में मंडी कानून खत्म हो गया है, उसके बाद आप चंपारण से लेकर के और बाकी सारे इलाकों में अगर आप उठा करके देखेंगे तो कहीं भी किसान को कम से कम मंडियां एक गारंटी होती हैं कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए आपके पास एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब तो जैसे बाल्यान जी ने बताया मक्के की जो बुरी हालत हुई है, उस तरह से लगभग हर राज्य में। और मैं बताऊं आपको कि ऐसा नहीं है कि संसद ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तमाम संसदीय समितियों की रिपोर्टों में इस बात को जिक्र किया गया है, उठाया गया है और ये कहा गया है कि जो किसान फसलें पैदा कर रहा है उनको उनमें से अधिकतम जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनको एमएसपी के दायरे में लाया जाए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी खरीद हो। आज क्या हालत है, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक शेफाली अगर आप सर्वे करा लीजिए तो जो जी अभी बाल्यान जी जो कह रहे थे और अरुण जी कह रहे थे, किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फसल वो पैदा कर रहा है, वो चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे वो केसर हो कश्मीर का, चाहे वो इलाहाबाद का अमरूद पैदा करने वाला किसान हो, चाहे वो बांदा का बहुत ही बेहतरीन जो है चावल पैदा करने वाला किसान हो, सबके सामने एक ही दिक्कत है कि उसको अपने फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। जैसे ही फसल आती है तो उसका दाम आसमान से गिर के पाताल में चला जाता है। तो उसके शोषण को कैसे रोका जाए, उसके शोषण को रोकने का एक ही प्रावधान है जो मैं अब तक समझ पाया हूं, बाल्यान जी ने जिस बात को बताया है। अगर इस बात को सरकार एक बार मान लेगी तो आधी समस्या हल हो जाएगी। तो लेकिन आधी समस्या हल होगी, आधी फिर भी रहेगी। इसलिए जरूरी ये है कि खेती बाड़ी को लेकर के भारत सरकार एक नई पहल करे और संसद का कम से कम एक हफ्ते का एक सत्र हो जिसमें केवल एग्रीकल्चर की इशू पर, अगर आप देखिए ठीक बात है, बात किसान संगठन पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एनडीए की सरकार, यूपीए सरकार में चिल्लाते रहे कि किसानों की समस्याओं पर विशेष सत्र बुलाया जाए जो कम से कम निदान तलाशे। इस संसद ने अगर देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान तलाशा है तो किसानों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कानूनों को बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब जी तक सारे स्टेक होल्डर से बात न हो जाए, मुझे लगता है कि ये कानून जल्दबाजी में बनाए गए। कोरोना के बीच में जैसे ही ऑर्डिनेंस आया तो किसानों ने जब विरोध किया था तो सरकार को जून से सितंबर के बीच का जो मौका था उसमें न केवल सरकार बल्कि संगठन के स्तर पर भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अब जबकि ये भले पंजाब से शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन जैसे अरुण जी कह रहे थे, ये आंदोलन बादा के गांव में, बस्ती के गांव में और यहाँ तक कि बिहार के गांव तक में पसर रहा, लोग आना शुरू हो गए यहाँ। तो ये इसको रोकने के लिए जरूरी है कि राजस्थान से भी, हाँ राजस्थान में तो बहुत बड़ी राजस्थान से संख्या भी में आज किसान जो है उनके बॉर्डर पर हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि किसान को कभी रोकना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए था रामलीला मैदान में। और आपको याद होगा पहले बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। चौधरी टिकैत साहब आए डंकल प्रस्ताव पर, सरकार ने उसको संजीदगी से लिया। हाँ, मेरठ की कमिश्नरी में किसानों ने धरना दिया, पूरी सरकार हिल गई जो है। उस समय राजीव गांधी मान नहीं रहे थे और बहुत सारे लोग, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि चौधरी टिकैत के उस आंदोलन के बारे में ठीक उसी तरह से बात किया गया था। कहा गया कि चौधरी टिकैत जो है वो किसानों के भिंडरा वाले हैं, ये कहा गया था जो है। और उनको डकैत कहा गया, उनको क्या क्या नहीं कहा गया उस आंदोलन को। उस आंदोलन को कहा गया कि साहब ये जाटों का आंदोलन है, इसका किसानों को समर्थन है ही नहीं। जबकि वो क्या बात कर रहे थे कि ये 1969 को बेस ईयर मान करके बाकी चीजों की तुलना में किसानों के उत्पादों के दाम भी तय हों। तो सवाल यह है कि दाम अगर किसान को मिलने लगेगा तो आप बाकी चीजें हटा दो।
किसान अपने आप में इतने वर्षों तक आखिर क्या रहा, मंडी कानून से लेकर के तमाम जो कानून बने हैं उसके अनुभव जो है, अभी क्या मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दूंगा। जी अभी मध्य प्रदेश में इस साल 2020 में एक नया इतिहास बना है। इतिहास ये बना है शेफाली कि जी सर। पंजाब से भी ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा, मध्य प्रदेश में खरीदा गया है जो है, पंजाब से भी ज्यादा। ये भारत के मतलब प्रिक्योरमेंट की हिस्ट्री में, व्हीट प्रिक्योरमेंट की हिस्ट्री में ये अपने आप में एक नई चीज है जो ये खरीदा बिल्कुल। गया है, कोरोना के बीच में ही खरीदा गया। तो पंजाब की, हरियाणा की बादशाहत तोड़ने वाले राज्य खड़े हो रहे हैं अब। और ये बात समझना होगा कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, लेकिन कैसे खरीदा गया मैं बताऊं आपको। खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने अफसरों को पंजाब में भेजा और ये कहा कि जरा पंजाब में देखो कि कैसे खरीद हो रही, उसी तरीके से आप करो। तो पंजाब जो है एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और उत्तर जी प्रदेश में जहां 5500 क्रय केंद्र रहे, सरकार 55 लाख टन का लक्ष्य लेके चल रही थी और लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाई जो है। तो ध्यान देने की जरूरत है बहुत सारे चीजों पर, क्योंकि ये जो 3 मांगे हैं ना, अगर ये 3 कानून रद्द हो जाते हैं और एमएसपी पर गारंटी भी दे दी जाती है तो इससे किसानों की समस्याओं का समग्र समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि संसद इस मामले में समाधान के लिए आगे आए और जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कानून जिसके भी पक्ष में बना रहे हैं, हक में बना रहे हैं, स्टेक होल्डर से विचार विमर्श, गंभीरता से विचार विमर्श, राज्यों के साथ विचार विमर्श। और खुद बाल्यान साहब तो कई बार ये कह चुके हुए खेती को समवर्ती सूची में शामिल कर लीजिए आप जो है, क्योंकि जी दुनिया की बहुत सारी नीतियों का भारत की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है जो पहले नहीं पड़ता था। अब सीधे सीधे जो है डब्ल्यूटीओ का के नाते हमारा बहुत सारा कमिटमेंट ऐसा हो गया है जिसमें लोग भेज ही रहे हैं। जो श्रीलंका काली मिर्च भेज देता है तो हमारे जो काली मिर्च के किसान हैं उन पर असर होता है। तो ये देखना बहुत जरूरी बिल्कुल। है समग्र रूप में शेफाली, जब तक इस समस्या को जी नहीं देखा जाएगा। और ये क्या है, जो किसान आया हुआ है उसमें हर किसान को कानून की चिंता नहीं है, उसकी नाराजगी बहुत सारे कारणों से है। अगर आप उसका बात करिएगा तो उसके गुस्से को, जो संचित गुस्सा है, उसको दूर करने का एक ही रास्ता है, अच्छे से संवाद करना, समझाना और उसके लिए रास्ता निकालना। जी जी बहुत सही कहा कि सही तरीके से बातचीत होना चाहिए, संवाद होना चाहिए सर। मैं अरुण सर, मैं जी आपसे समझना चाहूंगी, तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे आपकी? पिछली सरकारों में भी ये कमियां थी, देखी जाए बात तो, और अभी की जो सरकार है वो भी कुछ ऐसे कानून जो तीनों लेके आई हैं जो नापसंद है और अड़े हुए हैं इसी बात पर। जो तमाम आंदोलन कर रहे हैं किसान संगठन और किसान, कि ये कानून वापस हो। तो आपकी क्या राय है कि अभी इसका समाधान जो है, ये सिर्फ कानून जो है फायदे में है, सरकार कह रही है, बार बार कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे में नहीं है। तो इसको किस तरह से समझाया बुझाया जा सके जो जिसका गतिरोध कम हो? देखिए, सरकार तो लगातार कह रही है कि ये किसानों के हित में कानून है और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खेती में पूंजी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, छोटे किसान पूंजी नहीं लगा पा रहे, बात सच है। तो इसमें जब कारपोरेट घराने आएंगे तो पूंजी लगेगी, उत्पादन बढ़ेगा। ये सारी चीजें किसानों को समझाई जा रही है। इतने सालों में जब कांग्रेस का भी शासन था तब भी किसानों के हित में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं की गई। किसानों को छोटी छोटी चीजें जो जो उनके, जिसको कहना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत लाभ उनको बहुत नहीं था, सब्सिडी देना और खाद में देना, बीज में देना, ये सारी चीजें थी। साधन सहकारी समितियां खोली गई, लेकिन उन सब चीजों के लाभ जो है एक निश्चित समय तक तो थे, उसके बाद वो सारी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या यह है इस वक्त कि कैसे जो है उनका माल बाजार में बिके और सही दाम पर बिके। तो उनकी पहली चीज तो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जाए, कांग्रेस ने कभी नहीं।
और मुझे लगता है ये शायद कोई सरकार नहीं दे सकती। बीजेपी सरकार इस वक्त शायद पहली बार इस देश में पूर्ण बहुमत से है सरकार, और ये भी निश्चित है कि बीजेपी की जो आर्थिक चेतना है वो पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर के है। जिस तरीके से तमाम सार्वजनिक सेक्टरों की बिक्री हो रही है, उससे ये बात तो स्पष्ट है। दूसरी चीज ध्यान देने की योग्य है कि जितनी जल्दी में ये कानून लागू किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो एक संकट पैदा करते हैं। लाख सरकार कह रही है कि ये सारे कानून किसानों के हित में है, हम मान लेते हैं किसानों के हित में है, तो आप आखिर एक एमएसपी की जो मांग है उसको अगर आप उस कानूनन गारंटी दे देंगे तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि यदि सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी तो सरकार के तीनों कानून वो बेकार हो जाएंगे। अब आप इसको जैसा मैं समझता हूं, मैं बहुत कृषि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी जैसे ही दी जाएगी तो जो कारपोरेट घराने कृषि से लाभ उठाना चाहते हैं उनको एक निश्चित सीमा से कम में अगर उस मूल्य पर खरीदते हैं तो वो अपराध माना जाए। तो उनकी जो जखीरेबाजी है। सर मैं यहाँ पे ये कृषि मंत्री ने तो आश्वासन देने का एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए लिखित आश्वासन की बात नहीं है, जैसा कानून अगर आप 3 बना रहे हैं, लिखित आश्वासन तो कांग्रेस भी दिए थी, कांग्रेस के समय में भी एमएसपी चल रही है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि गारंटी है, तो सरकार खरीदती है आपका अनाज गरीबों को देने के लिए, पोस्ट पर खरीदती है, और कितना खरीदा जाता है। अभी शांता कुमार जी की एक रिपोर्ट थी, अधिकृत रिपोर्ट नहीं है सरकारी वो, कि 6% जो है केवल एमएसपी पे खरीद होती है, तो 6% पे तो हो ही रही है, किसान तो यही रहा है। लेकिन अगर आप कानूनों में सुधार चाहते हैं, एग्रीकल्चर में सुधार चाहते हैं, तो अगर आप ये गारंटी दे देंगे तो मुझे लगता है कि उनके और कई कानून बेमानी हो जाएंगे और उन कानूनों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसानों की मांगों के आगे कहीं भी झुकेगी। वो उन 3 कानूनों में संशोधन कर सकती है, उसमें वो इधर उधर जोड़ गांठ करके कहीं सहमति अगर बन जाएगी तो 3 कानूनों में वो संशोधन कर सकती है, लेकिन एमएसपी की गारंटी कानूनी रूप से वो नहीं दे सकती है। और किसान अगर इसी पर अड़े रहते हैं कि हमको एमएसपी पर गारंटी ही चाहिए, तब तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन यदि किसान बाकी 3 कानूनों में संशोधनों की मांग को मान लेते हैं और एमएसपी की बात आगे के लिए छोड़ देते हैं, तो बहुत संभावना है कि इस आंदोलन का कोई समाधान निकल सके। जी, तो क्या कहेंगे, इससे ये समझा जाएगा कि जो अभी बाकी जगह की, हम बिहार यूपी की भी बात करें, जो गन्ना किसान हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यूपी की हम बात करें और बिहार की हम बात करें कि जो 2006 में समाप्त हो गया था एपीएमसी एक्ट, और इसमें जो है वहां के जो किसान हैं वो व्यापारियों के भरोसे हैं, जो इनकी अपनी नियति मान के चलते हैं सर। हाँ, तो वो तो मानना पड़ेगी। जब सरकार नहीं करेगी तो किसान तो सदियों से अपनी नियत पर जी रहा है, सदियों से प्राकृतिक प्रकृति पर जी रहा है। पानी बरसता है, नहीं बरसता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो बहुत सूखा पड़ता है, बुंदेलखंड में तो सूखा बहुत पड़ता है। यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है, जो नहरें हैं, नहरों में करोड़ों रुपया सिल्ट के नाम पर हर दूसरे तीसरे साल निकाल लिया जाता है, टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। तो किसान क्या कर सकता है? बहुत किसान संगठन भी यहाँ बहुत ज्यादा इस मामले में कारगर नहीं है। किसान संगठनों को भी लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर देश में किसानों के हितों की बात करनी है तो जितना सरकार को सक्रिय होना होगा, उतना किसान संगठनों को भी सक्रिय होना होगा। और ये दोनों जगह ये चीजें, इसका तालमेल का अभाव है। सरकार को तो, अब इस सरकार से तो जहां तक बात मैं कर रहा हूँ, इस सरकार की तो सीधी सीधी पॉलिसी है सारी चीजों को निजी क्षेत्र को हाथ में सौंपना, और एग्रीकल्चर में निजी क्षेत्र की घुसपैठ ये सरकार की सोची समझी चीज है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार इस देश में इतने साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आई, और पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नीतियां क्यों नहीं लागू करेगी? कोई भी सरकार हो जब पूर्ण बहुमत से होती। लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए मेरा ये भी कहना है सरकार पे कि सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। और जो अरविंद भाई ने एक चीज बहुत बड़ी बात कही कि संवाद, लगातार संवाद किसानों के साथ सरकार को एक कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। और जहां कहीं भी
उन 3 कानूनों में ही अगर कोई संशोधन होते हैं, गुंजाइश है उसकी, तो उनको उसको मानना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद या फिर सरकार ये भी कर सकती है, अगर ये आंदोलन बहुत बढ़ता है, इन कानूनों को फिलहाल निरस्त कर दे और संसद का एक विशेष सत्र बुलाए और उसमें सर्वदलीय बैठक के बाद किसान प्रतिनिधियों को लेकर के एक विचार विमर्श किया जाए और फिर संसद में बहस हो, फिर अगर वहां सहमत बनती है तो इन कानूनों को लागू किया जाए। लेकिन इस तरीके से एकदम से गुपचुप तरीके से उसको कर देना, जल्दबाजी में कर देना, अपने तरीके से कर देना और किसानों से, किसान प्रतिनिधियों से, विपक्ष से कोई राय न लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा एक अच्छी परंपरा है। और बीजेपी सत्ता में है, पूर्ण बहुमत से है, भविष्य में भी आ सकती है, तो उसको अपने इन सारी चीजों को देखते हुए किसानों से 2 कदम आगे बढ़कर संवाद करना चाहिए और किसी किसानों से संवाद करना चाहिए चाहिए और जिससे कि उसकी अहमियत भी बढ़ जाएगी और संवाद जो है वो बहुत ही शालीनता पूर्वक तरीके से समाधान भी निकल सकता है। और एक बात और है कि क्या अब लेकिन सरकार तो कह रही है हम हटाएंगे नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, 21वां दिन है और वो भी कह रहे हैं किसान संगठन भी कि जितना भी समय लग जाए हम तैयार हैं। नहीं, देखिए सरकार अगर नहीं झुकती है तो झुकना तो अंत में किसानों को। किसान जरूर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार से बड़ा शक्तिशाली तो कोई होता नहीं ना। सरकार अगर चाहे लगी कि मुझे नहीं झुकना है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। सरकार देश की सरकार है, जनता की सरकार है, हमने चुनी है सरकार, किसानों ने चुनी है सरकार, तो सरकार से तो यही उम्मीद की जाती है ना कि वो कुछ बढ़े आगे और किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपनी तरफ से कोशिश करे। लेकिन अभी तक इतने दिनों में लग नहीं रहा कि सरकार की नीयत जो है किसानों से बातचीत करने में साफ है। अब आगे क्या होता है, लेकिन ये टकराव निसंदेह अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बारे में तो यही कहा जा सकता है, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ थोड़ा सा उसको झुकना चाहिए। सरकार विनम्रता की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है, बिल्कुल विनम्रता जी। विनय सर, और दूसरी चीज आपको लगता है? जी बोले। दूसरी चीज ये है कि इस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है वो भरोसे की कमी है। लोगों को भरोसा नहीं उस पर, किसानों को भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना हम गारंटी, हम कह रहे हैं हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं या फलानी चीज की हम गारंटी दे रहे हैं, इस कानून में ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। किसानों को भरोसा नहीं, इसलिए कि इतनी चीजें इतनी बार बदली हैं कि तो इस सरकार को भरोसा पैदा करना पड़ेगा। सरकार है, सरकार अपनी बात अगर कोई चीज कहती है तो उसका जनता में यकीन होना चाहिए। तो अब जरूरत इस बात की है और ये अच्छा अवसर है सरकार के सामने कि वो आगे बढ़े और किसानों के बीच जाकर के उनकी बात सुने और जनता के बीच एक भरोसे की भावना पैदा करे। भरोसे से ही कोई समाधान संभव। जी, भरोसे से ही समस्या का समाधान संभव है। विनय जी, बहुत अच्छी बात कही है सर ने, अरुण सर ने। विनय जी, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि जो इतने जो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी अंबानी के लिए ये तोहमत लगाई जा रही है, बातें हो रही है कि इन्हें ही फायदा होगा और ये जो तीनों कानून आए हैं इस पे सरकार को आखिर क्या फायदा है, किस तरह से फायदा है और किस तरह से नुकसान है किसानों को? इस बीच क्या है, इन दोनों के बीच में आपकी क्या राय है? देखिए शेफाली जी, जैसा कि खरे साहब ने बताया, ये सरकार को अहम बहुत हो गया है। इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनने पर जो भाजपा की सरकार आई है इसको अहम बहुत हो गया है कि हम बहुमत में हैं। वो विरोधियों को किसी भी तरीके से अहमियत देने के मूड में नहीं दिखती है। जैसा कि सरकार खरे साहब ने कहा कि सरकार पर किसानों का भरोसा हट गया है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सरकार खुले दिल से किसानों को बुलाकर अपना भरोसा कायम करने का प्रयास करे, अपने उनकी समस्याओं को गौर करे। आपने जो कहा कि अडानी अंबानी को फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में देखिए अडानी अंबानी सर, अडानी अंबानी की ये जो चिंता है कि उन्हें ही फायदा होगा और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो मंझौले किसान हैं, उन सब की यही चिंता है कि उन्हें फायदा होगा और हमें
नुकसान होगा, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। मैंने भी बात की थी, तो इसलिए मैंने ये बात बोली है जी। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जब चीजें शॉर्टेज होती है कीमत बढ़ती है। आपने इस बात को ध्यान रखिए, जब जमाखोरी बढ़ेगी कालाबाजारी बढ़ेगी। सामान जो 10 रुपए का सामान है, अगर ऐसा किया गया, जमाखोरी की गई, लाखों टन में एक सामान खरीदे जाएंगे। अगर वो 6 महीने तक सामान को नहीं निकालते हैं तो इसके हिसाब से फिर जमाखोरी खूब बढ़ेगी, कालाबाजारी होगी। 100 रुपए का सामान 500 रुपए में मिलेगा। ये सब चीजें आम जनता में अब समझ में आने लगा है। इसीलिए आम जनता भी किसानों के साथ खड़ी है। अब ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर आदमी इसे सस्ते देगा। अब सामान खरीदना तो हर आदमी गेहूँ खरीदेगा, आटा खरीदेगा। अगर बाजार में नहीं मिलेगा तो रिलायंस से खरीदेगा, अदानी के शोरूम से खरीदेगा। वहां पे पैकिंग जो चीजें मिलेंगी वो कम से कम 10 रुपए की चीज 50 रुपए की मिलेगी। वो सारा घाटा तो आम जनता उठाएगी ना। उसकी जो आमदनी है वो उस हिसाब से तो बढ़ेगी नहीं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उससे आम आदमी के जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरी चीज है, जैसा खरे साहब बोल रहे थे कि बहुमत में आने पर सरकार के पास एक ऐसा मौका है जो कि किसानों को मत जीत सकते हैं। किसानों के अंदर अगर भरोसा जाग गया तो बदनसीब है कि बीजेपी को बहुत आगे चलकर बहुत फायदा होने वाला है। अगर ऐसा करने में वो सफल नहीं होते हैं तो आगामी चुनावों में मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। राजनीतिक नुकसान तो होगा ही, साथ में बीजेपी की छवि भी बहुत खराब होने वाली है। जी शफा जी। तो सर, छवि खराब होने वाली है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी? अपनी छवि खराब करने के लिए इस तरह से कानून लाई है। अपनी छवि खराब कोई नहीं सरकार करना चाहती है। लगातार वो कोशिश होती है कि कुछ जनता का दिल जीता जाए। तो इसमें ये बात समझ से पड़े है कि इस तरह से क्यों कानून लेके आई है, और अपनी छवि खराब करने के लिए तो ये काम नहीं कर रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है शेफाली जी। मोदी सरकार का हर मंत्री इस बात को जोर शोर से मीडिया में कह रहा है कि किसान बिल किसी भी हालत में किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन भरोसा सरकार पर किसानों का उठ गया है। क्योंकि बहुत सी चीजों में सरकार जनता देख रही है ना कि कितनी बड़े कंपनियां इन्होंने बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेचने जा रहा है, LIC बिकने वाली है, BSNL बिक चुका। ये सब किए, BSNL की हालत खराब है और जियो का बिजनेस टॉप पे है। अदानी सारी चीजें रेलवे खरीद रहा है, रेलवे खरीद के वो सब फायदे में कर देगा। लेकिन सरकारी तंत्र ये बेचेगा। पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बेच दिया, BPC बेच दिया। तो इसका मतलब ये सब नॉन कंपनियां थी पूर्व सरकारों में। इसके आते ही सारी कंपनियां इतने घाटे में कैसे चली गई? एक तरफ प्राइवेट कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ इनका जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की उपक्रम है वो सब नुकसान में जा रहे हैं। उनके कर्मचारियों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बाकी सब चीजों में तो पैसा ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये सारी कंपनियां देश के लोगों की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जी अरविंद सर, मेरा तो यही मानना है कि सरकार को थोड़ा सा नरम दिल करके कानूनी बिलों पर एक बार पुनः विचार करें और आपस में बैठ के इस पर डिस्कस करके नए कानूनों को लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी अरविंद सर, तो अंत में ये क्या कहेंगे कि जो भी सारी बातें हो गई, सर ने कहा कि इस तरह से जो है संयमता और संवाद की जरूरत है, आपने भी कही और अरुण सर ने भी कहा, विनय जी कह रहे हैं कि फायदा पहुंचाने की बात है। लेकिन अब जो बात वहीं पे आकर रुक रही है बार बार, तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो अपने कानून जो है, तीनों कानून को बिल्कुल रद्द करने से सरकार क्या की मंशा है वो नहीं कर रही, तो आखिर क्या होगा? इसका गतिरोध कैसे समाप्त होगा अंत में?
देखिए शेफाली, 1 महीना जो हो गया जी वो उसने जो है 1 महीने ने संवादहीनता को बहुत बढ़ा दिया है। पहली चीज तो मुझे ये लग रही है। दूसरी चीज, किसान को जो इस आंदोलन में शामिल है उनको ये महसूस हो रहा है कि पिछले लंबे समय से जो किसानी और खेती की जो प्रतिष्ठा आहत हुई है, आज की हालत में क्या है, आप गांव में किसान का जो सम्मान है वो समग्र रूप से घटा है, खेती का सम्मान घटा है। और ये बड़ी पीड़ादायक बात है कि जिस खेती को सबसे उत्तम माना गया था वो सबसे निचले पायदान पर खड़ी है जो है। और किसान की नाराजगी क्यों है कि पहले जो किसान अपना आलू 5 रुपए में बेचता था वो कंज्यूमर तक पहुंचने में 10 रुपए लगता रहा होगा, लेकिन अब हालत ये हो गया है कि वो 5 रुपए में जो किसान आलू बेच रहा, हो सकता है कि वो 40 रुपए किलो में बिका। यानी बीच का जो ये गैप है ना, मैंने खुद देखा है अभी 2 साल पहले कर्नाटक में जब किसान 50 रुपए किलो में अरहर की दाल बेच रहे थे, ठीक जी उसी के 1 सप्ताह पहले मैंने 200 रुपए किलो में यहाँ अरहर की दाल खरीदी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 150 रुपए का जो गैप आ रहा है किसान और कंज्यूमर के बीच का, वो कौन लोग हैं? वो बहुत ताकतवर लोग हैं। और विनय जी भी जो कह रहे थे ये ठीक है, अगर स्टोरेज को असीमित कर दिया गया तो आने वाले समय में इस बात का आकलन करना भी मुश्किल है कि कौन सा सामान किस कीमत पर बिकेगा। तो जरूरी जी ये है कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना, ये कंफ्यूजन केवल किसान का नहीं क्रिएट हो गया है, ये कंफ्यूजन अब कंज्यूमर में भी क्रिएट हो गया है। तो उसमें बालियान साहब ने जो एक बात कही थी, न्यूनतम बिक्री मूल्य, जिसमें सरकार का चवन्नी भी नहीं लगना है, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े कॉरपोरेट आ रहे हैं खरीदने के लिए तो किसान को क्या दिक्कत है इसमें? कॉरपोरेट आए खरीदें। लेकिन जैसे कि अरुण जी कह रहे थे कि एक गारंटी तो सरकार को फिर देनी पड़ेगी कि ये जो कॉरपोरेट आ रहा है ये किस दाम पे खरीदेगा जो है। मैंने देखा है, मैं उस दिन जब बिल पास हुआ है तो मैं उस दिन हाउस में था, और मैंने जी देखा है कि अपोजिशन ही नहीं, रूलिंग अलायंस के लोग भी इस बात को कह रहे थे कि अगर आप कह ही रहे हैं कि एमएसपी देंगे तो एमएसपी की गारंटी इसी कानून में शामिल कर लीजिए। लेकिन फिर भी सरकार ने कोई बात नहीं मानी। और मैं बताऊं आपको, जो ऐसा कानूनों की गति, ऐसा क्यों हो रहा कानूनों है की सर? गति मैं बता रहा हूं कि ठीक है कि राज्यसभा क्यों बनी है, राज्यसभा भी बनी है, राज्यसभा में बिना पास किए तो कोई कानून बनता नहीं है। और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात कही थी। उन्होंने जी कहा था कि राज्यसभा सरकार को बना या बिगाड़ नहीं सकती है, लेकिन वो जल्दबाजी में पारित होने वाले किसी भी कानून को रोक सकती है, क्योंकि बगैर राज्यसभा के नहीं होगा। तो आपको याद होगा कि बहुत जल्दबाजी में, आप देखिए कि 22 घंटे के कुल समय, पूरे 10 दिन में 22 घंटे कानून बनाने पे मिले, उसमें 25 कानून पारित हुए जिसमें तीनों कृषि विधेयक भी शामिल है। तो आप मुझे बताइए कि कितना 1 घंटे में भी एक कानून पर बहस करने के लिए समय नहीं मिला है। आप कृषि सुधार कर रहे हैं, ऐसा कृषि सुधार जो नेहरू से भी बड़ा होने जा रहा हो, और किसानों को आप कह रहे हैं कि ये, उसके लिए आप 3 घंटा भी समय नहीं देंगे 3 विधेयकों पर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इन सब चीजों में नाराजगी इसलिए भी है कि उसके लिए जरूरी था कि कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, सांसदों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग करके व्यापक सुधार, कभी भी आपदा के पीरियड में अगर आप कर रहे हैं तो वो औंधे मुंह गिरेंगे। और जल्दबाजी में कानून बनाने का क्या नुकसान होता है ये इस घटना के साथ दिखाई पड़ गया है। अब किसान, आप लाख कहें कि कानून बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसान ने मान लिया कि नहीं है तो वो तो मानने को तैयार ही नहीं है, दिक्कत ही है। तो उसका रास्ता निकालने के लिए है कि आप न्यूनतम बिक्री मूल्य की घोषणा करके, कार्यकारी आदेश जारी करके, और आप किसान का भरोसा जीतिए। इस समय भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। और जो किसान ह्यूमिलेटेड फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम 1 महीना से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हमारा बिल्कुल जो इस समाज में हमारी औकात क्या रह गई, हम अन्नदाता कहने के लिए कागज पर हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। उस औकात को बहाली करने के लिए, किसान के सम्मान की बहाली के लिए जरूरी है कि सरकार खड़ी हो और प्रधानमंत्री आगे आए, क्योंकि उससे नीचे किसी और के बस की बात अब नहीं रह गई है, जी ऐसा लग रहा है मुझे। जी शेफाली। जी विनय सर कुछ तो कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रधानमंत्री आए, हाँ,
प्रधानमंत्री आगे आए। और दूसरी एक और चीज है कि किसान जी को इस सर। बात की बहुत चिंता, मैंने बात किया, उनको इस बात की बहुत पीड़ा है कि उनको सड़कें जाम करना पड़ रहा है। किसान कभी देखिए, ये इतना बड़ा आंदोलन, अहिंसक आंदोलन है, क्या सरकार केवल बंदूक उठाने वालों को सुनती है? आप देख लीजिए, जो बंदूक उठाने वाले हैं उनसे तो बार बार बात होती है, जाके बात होती है। तो सवाल यह है कि अहिंसक और गांधीवादी तरीके से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए सरकार अगर 2 कदम आगे चल करके बढ़ती है तो उससे सरकार का ही सम्मान और इकबाल बढ़ेगा। मेरा अपना मानना ये है। जी 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 बिल्कुल शेफाली सही है जी, सर। शेफाली जी, मैं विनय जी, सिर्फ हाँ दो बात बोलिए। कहूंगा। मैं एक बात ये कहूंगा कि अब बीजेपी के अंदर से भी इन कानूनों के खिलाफ में आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व कृषि मंत्री हैं वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि आपके महाराजाना से आते हैं। उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए। और एक बात तो कि बीजेपी के अंदर से जब आवाज आ रही है, तो ये बड़े नेता जो लीड कर रहे हैं देश को, उनको उनकी आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही है इस चीज को। और दूसरी बात तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो सोशल विंग है, सोशल वॉर बना रखा है सोशल मीडिया का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो इनके खिलाफ बोले, जो इनकी सरकारी पॉलिसियों का खिलाफत करे, विरोध करे, वो आतंकवादी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। चीन चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो इन सब चीजों को लेकर भी लोगों को बड़ा बुरा लगता है। और किसानों को इन सब चीजों का बहुत ही दुख हुआ है। इसी वजह से उन्होंने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क शुरू किया, अपना अखबार निकाला। तो क्यों जानते हैं कि मेन मीडिया तो मोदी जी की तारीफ में जुटा रहेगा सुबह शाम, लेकिन उनकी बात कहने के लिए भी कुछ माध्यम होने चाहिए। मीडिया की ये लापरवाही है, या ये कहिए कि विफलता है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाने की सोची। यानी मीडिया का भी उन्होंने अपने हिसाब से इंतजाम कर लिया है। तो ये मीडिया के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मेरा इस बात को कहकर मैं अपनी बात। अरुण सर, आपकी टिप्पणी। चलते चलते अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। सर क्या कहेंगे कि ये भी जो तमाम बातें हुई हैं, समाधान का सब रास्ता जो है सरकार को, और आंदोलन जो कर रहे हैं किसान भाई हमारे जो सड़कों पे हैं शरद रात में, और इन सबको किस तरह से आप देखेंगे कि अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सर, कि जो सरकार है अपने रुख में जो है थोड़ी सी नम्रता लाए, विनम्रता लाए और संवाद स्थापित करे, और थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे आंदोलन करने वाले हमारे किसान भाई भी जो है, क्योंकि ये परेशानी सभी को हो रही है। आम जनता भी परेशान है, किसान भाई भी परेशान है, और सरकार भी, सरकार और आंदोलनकारी किसानकारी जो किसान भाई हैं वो दोनों में अड़ी हुई है। क्या कहेंगे सर, बस संक्षेप। इस बारे में तो देखिए वही चीज है जो अरविंद जी ने कही कि सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और बात करना चाहिए। यही समय है सरकार के आगे बढ़ने का। हाँ, अब आपका एक सवाल यह है कि यदि नहीं कुछ होता है तो, अगर सरकार जिद पर अड़ी रहती है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन 2-3 महीने तक और चल सकता है, बहुत लंबा नहीं चलेगा। जो सरकार की मंशा भी है कि कितना खींच लिया जाए इस आंदोलन, लेकिन इसके परिणाम भारत के लिए बहुत दुखद होंगे, भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद होंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कोई ऐसा गलत कदम उठाएगी। मुझे लगता है अंततः कहीं ना कहीं सरकार, भले ही मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि यह सरकार किसी भी कीमत पर एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे सकती है। एमएसपी की गारंटी देने के साथ ही इसके तीनों बिल बेकार। तो सरकार कोशिश इस बात की करेगी कि उन 3 बिलों में संशोधन का कोई रास्ता निकाला जाए, और बहुत संभावना यही है। और अब किसानों को भी अपनी ताकत दिखाने के बाद, क्योंकि किसान भाई हैं, उनकी खेती बाड़ी भी बची हुई है, तो उनको एक रास्ता, भले ही वो भी झुके, तो झुकना तो अंततः जब सरकार अगर अपनी पर आ जाती है तो झुकना तो पड़ता ही है। तो बर्बाद होने से अच्छा है आप झुक जाइए और फिर तैयारी कीजिए और जनमत जगाइए। और इस बीच विपक्षी दलों की भूमिका तो बहुत ही शर्मनाक है। विपक्ष ने जब
ये अध्यादेश लागू हुआ, उसके बाद कानून बनने तक जनता में कोई जागरूकता नहीं पैदा की। ये किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्त, इसके लिए किसान ही हैं। अब ये राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि ये देश इस तरह के विपक्षी दलों को भी बर्दाश्त करने वाला नहीं। और फिर सरकार से मेरी एक बार गुजारिश हो कि सरकार एक कदम आगे बढ़े और कहीं ना कहीं किसानों को सम्मानजनक समझौता दे करके इस संकट से निजात पाए। बहुत सही, सम्मानजनक समझौता दे करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। और सरकार है तो एक कदम आगे वो बढ़ाए और एक कदम किसान भाई आगे बढ़ाए, तभी समस्या का जो गतिरोध चल रहा है उसका समाधान निकल सकता है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो भरोसा है वो किसान भाई का भरोसा सरकार संवाद के जरिए जीतने की कोशिश करे। बहुत लंबा समय हो गया है, सभी को कष्ट हो रहा है, हम आम जनता भी परेशान है और किसान भाई भी परेशान है, लेकिन सरकार अपनी जो बात है उस बात से 2 कदम पीछे हटे और 2 कदम आगे बढ़े संवाद करने के लिए और दिल और भरोसा जीतने के लिए किसान भाई से। आखिर वो हमारे अन्नदाता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उन्हें समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का, अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचर्चा में शामिल होने के लिए तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।